चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के स्कोप को। जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया है मीनिंग डेफिनेशन समझाते वक्त कि देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट कोई पुराना ओल्ड अप्रोच नहीं है जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। ये एक नया अप्रोच है, नई नॉलेज की डोमेन है जो रिसेंटली डेवलप हुई है अराउंड 19th सेंचुरी के बाद। लेकिन जब से फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस हुआ है, उसकी इनिशियल स्टेजेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कुछ लिमिटेड चीज़ें ही होती थी। जैसे बिजनेस को जब भी फंड्स की ज़रूरत होती थी, तो फंड्स को मार्केट से एक्वायर किया जाता था और फंड्स की जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं रेज़ करने की, उसकी अकाउंटिंग एस्पेक्ट जो हैं, बस उसी अ, चीज़ों तक फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लिमिटेड रखा गया था। बाकी तमाम चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाता था कि फंड्स को कैसे कहाँ से एक्वायर करना है, कहाँ से रेज़ करना है, फंड्स का कितना कैसे ऑप्टिमम यूज़ करना है, और कैपिटल स्ट्रक्चर की सारी फॉर्मेलिटीज़ को नहीं देखा जाता था और कॉस्ट और रिटर्न रिलेशनशिप पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। देयर आर मेनी एस्पेक्ट व्हिच वर नेग्लेक्टेड इन द ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। लेकिन मॉडर्न अप्रोच में ऐसा नहीं है। मॉडर्न अप्रोच हम आगे देखेंगे। तो फंड्स को अरेंज करने से लेकर फंड्स को रेस करने तक और बाकी जो लीगल और अकाउंटिंग एस्पेक्ट हैं, बस इसी एक्टिविटीज तक फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है इन द इनिशियल पीरियड ऑफ इट्स एवोल्यूशन लिमिटेड था, इतने तक ही, और ज़्यादा कुछ काम इसमें होता नहीं था। लेकिन मॉडर्न अप्रोच में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप थोड़ा सा वाइडर हो गया है। वो क्यों वाइडर हुआ है? देखिए बहुत सारे इसमें फैक्टर हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स हुए। टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स की वजह से मार्केट बहुत ज़्यादा वाइड हो गई थी। आपको पता है कि प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन हो रहा था तो मशीनरीज का इस्तेमाल हो रहा था। जाहिर सी बात है, सेल ज़्यादा हो रहा था, कंपटीशन बढ़ गया था और कॉर्पोरेट का जो स्ट्रक्चर है वो और भी कॉम्प्लेक्स हो गया था। यानी कि अलग अलग तरह की कंपनीज, अलग अलग गुड्स बनाने वाली कंपनीज, वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही थी। कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस में सारी चेंजेस आ रही थी। तो एक डायनामिक शिफ्ट मार्केट में टोटली अपीयर हो गया था, जिसकी वजह से कई कंपनीज को मार्केट में उतरना पड़ा। कंपटीशन इंक्रीज हुआ था। जितने भी रिसोर्सेज थे, वो रिसोर्सेज पर अब लिमिटेड लोगों की पकड़ नहीं रही थी। बहुत सारे प्लेयर मार्केट में उतर उतर चुके थे। इसीलिए ऐसी टफ सिचुएशन में अगर आपके पास जो रिसोर्सेस हैं उसको आप प्रॉपरली मैनेज नहीं करेंगे तो आप सरवाइव नहीं कर सकते। इसीलिए इसी रीजन की वजह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट यहाँ पर इवॉल्व हुआ, एक सेपरेट डोमेन ऑफ नॉलेज के तौर पे, और मजबूर किया सारे कॉरपोरेट को कि आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज को ऑप्टिममली यूज कीजिए, उससे मैक्सिमम प्रॉफिट लीजिए, कॉस्ट को कम कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मार्केट में सरवाइव नहीं कर सकते। देखिए, बिजनेस की सक्सेस का दारोमदार फंड्स के यूटिलाइजेशन पे है। बाकी तमाम चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन रिसोर्सेज भी इंपॉर्टेंट है, मटेरियल भी इंपॉर्टेंट है और मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज भी इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट है, बट ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको फंड्स के यूटिलाइजेशन तक ही लेकर जाती हैं। फंड्स का यूटिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी कारण से आज इन द प्रेजेंट एरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप बहुत ज़्यादा वाइड हो गया है। बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन गया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें बहुत सारे काम होते हैं जो आपको देखने होते हैं एक फाइनेंशियल मैनेजर को। मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से जैसे हम यहाँ पर उसका इवोल्यूशन देख रहे थे स्टेप बाय स्टेप, अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में काफ़ी चीज़ें इंक्लूड हो गई हैं। जैसे मैंने ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में बताया, सिर्फ फंड को रेस करना और उसकी लीगल अकाउंटिंग एस्पेक्ट पे ध्यान देना ही ट्रेडिशनल अप्रोच में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम समझा जाता था। लेकिन मॉडर्न अप्रोच में आपको सबसे पहले पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी कि कैसे आप मार्केट से फंड रेज करेंगे, किस टाइप का फंड आप रेज करेंगे, क्या कॉस्ट होनी चाहिए। देखिए, कॉस्ट ऑफ फंड, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिसको हम कहते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हर कंपनी के लिए, हर फर्म के लिए सेम नहीं हो सकता। किसी के लिए कुछ सूट करता है, किसी के लिए कुछ सूट करता है। इट डिपेंड्स ऑन देयर कैपिटल स्ट्रक्चर एंड प्रीवियस अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। तो आपको पॉलिसीज बनानी है, फंड्स का ऑप्टिमम यूज करना है, फंड्स को ढंग के तरीके से प्रोक्यूर करना है, उसका अलोकेशन अच्छे से आपको करना है। जैसे कि ट्रेडिशनल अप्रोच में आप सिर्फ फंड्स को रेज करते थे और उसकी बाकी जो है प्रोसेस पर ध्यान देते थे। अब ऐसा नहीं रहा है। काफ़ी चीज़ें इंप्रूव हो गई हैं, काफ़ी एलिमेंट्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट के स्कोप में ऐड हो गई हैं।
जैसे आप इस पीपीटी में देख रहे हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आज कुछ की एरियाज हैं जहाँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट डील करता है। इससे भी ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बस इतना समझेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कौन कौन से की एरियाज आते हैं जहाँ पर हमको सारी चीज़ें समझनी है इन डिटेल। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, आप फंड रेज करेंगे तो कहाँ फंड्स को अलोकेट करेंगे, कितना फंड अलोकेट करना चाहिए, रिटर्न कितना होगा, उसमें रिस्क कितना है, नया प्रोजेक्ट है या पुराना प्रोजेक्ट है, किस इक्विपमेंट में आप करेंगे, सिक्योरिटीज में करेंगे, जहाँ भी इन्वेस्ट करेंगे आपको थरोली इन्वेस्टिगेट करना है, थरोली एनालाइज करना है। रिस्क, रिटर्न, प्रॉफिटेबिलिटी, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स का ध्यान रखना है। फाइनेंशियल डिसीजंस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इंक्लूड है। आप डिसाइड करेंगे कैसे फंड को रेज करेंगे, किस टाइप के फंड को रेज करेंगे, वेदर आप डेट रेज करेंगे, क्या इक्विटी रेज करेंगे, या रिटेन अर्निंग्स आप रखते रहेंगे ताकि आपको फ्यूचर में आपको जो है आपको किसी फंड की रिक्वायर हो तो आप उसको इस्तेमाल करें। आज के दौर में बहुत से ऑप्शंस हैं फाइनेंस को रेज करने के, फंड्स की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा सोर्सेस से होती है, बट कोई भी सोर्स आपको ऑप्ट करने से पहले आपके फॉर्म के लिए उसकी सूटेबिलिटी को चेक करना है। इसीलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल यहाँ पे और भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। डिविडेंड, देखिए डिविडेंड एक ऐसी चीज़ है जिसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर भी सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूट नहीं भी कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो वो रिटेन अर्निंग बन जाएगा। तो आप डिसाइड करिए कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टूल्स के हेल्प से आप डिसाइड करेंगे कि डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करना बेहतर रहेगा, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, आपकी वेल्थ इससे मैक्सिमाइज होगी, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा, कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा। ये सारी चीज़ें डिसाइड करके आपको डिविडेंड से रिलेटेड डिसीजन लेने हैं। इसकी सारी डिटेल्स हम आगे सिलेबस में पढ़ेंगे। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कैपिटल बजटिंग, फाइनेंसिंग डिसीजन, कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डिविडेंड डिसीजन में सारी चीज़ें, और वर्किंग कैपिटल, ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन आपको यहाँ पे बताता चलो कि ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इंक्लूडेड है। पहले इतना सारा काम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में नहीं होता था। वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड सारे डिसीजन, शॉर्ट टर्म असेट्स का मेंटेनेंस, लायबिलिटीज को आपको कैटर करना है, ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल मैनेजमेंट के स्कोप में आती हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस, आपको आपकी फाइनेंशियल नीड्स क्या होंगी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उसको फोरकास्ट करना है, आपको बजट्स बनाने हैं, आपको फाइनेंशियल एनालिसिस का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस करना है आपकी फर्म का, और ताकि आप अपने मैनेजमेंट को हेल्प कर सकें इन्फॉर्म डिसीजन लेने में। रिस्क को मैनेज करना है, हर जगह रिस्क होता है, बिजनेस में जाहिर सी बात है रिस्क तो होता ही है। कोई भी ऑप्शन चूज करने से पहले रिस्क को कैलकुलेट करना है। ऐसा रिस्क जो आप मैनेज कर सकते हैं, आप पर सूट करता है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से रिस्क है तो आप बिल्कुल आगे जाइए। अगर रिस्क ऐसा है कि आपकी फर्म उस जो है बर्डन को नहीं संभाल सकती तो आपको उस रिस्क को नहीं लेके चलना है, उसको पीछे छोड़ देना है, कोई और ऑप्शन चूज करेंगे। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट वगैरह ये सारी चीज़ें, और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबको रिपोर्ट करना होता है अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में। ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इंक्लूडेड हैं। काफ़ी वाइडर स्कोप हो गया है, पहले से लेकर अब तक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में काफ़ी इंप्रूवमेंट हो चुका है और भी इंप्रूवमेंट होगा। एकेडमिकली, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के हिसाब से बहुत सारी इंप्रूवमेंट डे बाई डे होती रहती है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से, और जो कॉम्पिटिटिव जो एडवांसमेंट हो रही हैं उसकी वजह से कॉर्पोरेट वर्ल्ड टोटली कॉम्प्लेक्स हो गया है, डायनामिक है। इसीलिए हमको डिसीजन जो है बहुत ही एनालिसिस के बाद लेने पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, वर्किंग कैपिटल डिसीजंस। इन अपकमिंग टॉपिक्स वी विल डिस्कस these things in detail.